गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने मार्केटिंग मिक्स में पहले पढ़ लिया था। प्रोडक्ट मिक्स हमने पढ़ा और उसके बाद हमारा जो सेकंड था प्लेस मिक्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। प्रोडक्ट मिक्स में जो हमने पढ़ा था प्रोडक्ट के बारे में कि उस प्रोडक्ट की प्लानिंग कैसे करनी है और डेवलप कैसे करना है, उसको मार्केट में लॉन्च कैसे करना है, वो सारी बातें उसमें इंक्लूड थी। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स का मीन क्या है कि हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, उसके बाद उसका प्राइस क्या सेट किए करें हम कि कस्टमर उसको ज्यादा से ज्यादा परचेज करे। तो इसके लिए एक सिस्टम तैयार करना पड़ता है। जो पॉलिसीज हैं उसके रिगार्डिंग हम चेक करते हैं कि कितना हम प्रॉफिट अर्न करें और कितना रीजनेबल प्रॉफिट होना चाहिए कि कंपिटिटिव पार्टीज जो है, कंपिटिटिव जो फर्म्स है, वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम ना कर पाए या फिर वो कम करें तो उनको प्रॉफिट ना हो, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में स्टेबल रहे। Pricing mean price of a product is the amount of money paid by the buyer or received by the seller, or we can say it is the consideration which is to be paid by the buyer and to be received by the seller। यानी कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस यदि 10 रुपीज है, मान लो कोई पेन है वो 10 रुपए का है और कस्टमर उसको परचेज करना चाह रहा है तो उसको 10 रुपए पे करने पड़ेंगे। उसके लिए जो परचेज कंसिडरेशन है वो 10 रुपीज है और जो उसको सेल कर रहा है उसके लिए जो कंसिडरेशन है वो कहलाएगा उसका 10 रुपीज। क्लियर है? कंसिडरेशन का मतलब कि किसके बदले में उसको क्या मिला। कस्टमर 10 रुपए पे करेगा, उसके बदले में उसको पेन मिल जाएगा। सेलर को जो कंसिडरेशन मिलेगा वो 10 रुपए उसको मिल जाएगा। अब कौन कौन से इसमें फैक्टर्स हैं कि जब हम प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं कि प्राइस कितना होना चाहिए। कि मान लो 10 रुपए का पेन है, उसकी जो कॉस्ट है वो 6 रुपए है, तो इसका मतलब हम 4 रुपए उस पर प्रॉफिट कमा रहे हैं। या फिर यूं कह लीजिए कि जो भी कॉस्ट है उसके अंदर हम प्रॉफिट ऐड करके, मान लो 6 रुपए का पेन हमने प्रिपेयर किया था और 6 रुपए का पेन प्रिपेयर करने के बाद हमने सोचा कि हम 4 रुपए इस पे प्रॉफिट अर्न करें और वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमने उसके प्राइस को 10 रुपया सेट कर दिया। तो जो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला है आपका प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट कौन सी है। प्रोडक्ट की कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जिस फैक्ट्री में उसको तैयार किया गया है उसकी कॉस्ट क्या है। सेकंड, सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे उस प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर देना। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। While fixing the prices for product or services, a margin of profit over the cost should be considered, and the cost of product consists of the following items. First is the fixed cost। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है कि वो कॉस्ट जो चेंज नहीं होगी, चाहे आप एक प्रोडक्ट सेल करें चाहे आप 20 प्रोडक्ट सेल करें, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी वैसी की वैसी रहेगी। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है कि मान लो जो फैक्ट्री आपने, जिस फैक्ट्री में आप मटेरियल परचेज प्रिपेयर कर, मटेरियल रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, वो उस फैक्ट्री का जो रेंट होगा वो सेम रहेगा। जो वहां के वर्कर्स हैं, जो गेट पे जो वॉचमैन है, उसकी सैलरी वही होगी, वो फिक्स कॉस्ट है। इंश्योरेंस जो है, जो फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, जो फायर इंश्योरेंस करवाया जो भी है, वो भी फिक्स कॉस्ट में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें वेरिएबल कॉस्ट, मीन रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और पावर, जिनमें टाइम के साथ चेंजेस आ जाता है। कि जब मान लो टाइम के साथ चेंजेस कह लो या फिर यूं कह लीजिए कि मान लो जैसे ही एक यूनिट पे यदि मान लो हमारा 3 रुपए खर्चा आ रहा है,
तो जैसे 2 यूनिट होती है तो 6 रुपए, 3 होती है तो 9 रुपए। इस तरह से जो कॉस्ट यूनिट के साथ इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है, उसको वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती है कि 100 यूनिट्स तक कोई भी चेंज नहीं आएगा कॉस्ट में, उसके बाद एक ऐसा लेवल आ जाएगा कि आपका जो कॉस्ट है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और उसके नेक्स्ट पॉइंट आपका यूटिलिटी एंड डिमांड, कि सेकंड जो पॉइंट है इसमें कि जो प्राइस है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से अफेक्ट होता है। जो इनइलास्टिक डिमांड होगी, जिसकी वैल्यूज में मतलब जिसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं होता, उसका प्राइस हम जितना ज्यादा रखेंगे वो प्रोडक्ट फिर भी उसको सेल किया जाएगा। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन का भी इस पे इफेक्ट पड़ता है कि आपकी जो कंपनी है, आपकी जो फर्म है, वो प्राइस मेकर है या फिर प्राइस टेकर है। यदि मान लो आपकी मार्केट में जो कंपनी है, केवल आपकी ही कंपनी ऐसा प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रही है, तो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस वो ज्यादा होगा, जनरल सी बात उसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। यदि उस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, कम्पिटिटिव मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन है एक तरह से, उस केस में जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो हमें सोच समझ के रखना पड़ेगा। हो सकता है कि उसमें हमारा प्रॉफिट कम हो, मीन हम उसमें नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे। उसके बाद आता है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, की जो प्राइस है वो गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एग्जाम्पल हो सकता है उसमें सीमेंट है, शुगर है और मिल्क हो जाएगा। इसमें कई ऐसी आइटम्स हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल की जो कंपनीज है, उनके जो आइटम है वो गवर्नमेंट के प्राइस के मुताबिक होते हैं। प्राइसिंग का जो ऑब्जेक्टिव है उसका मेन रीजन यही है कि हम मार्केट में अपना जो शेयर है उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। कम्पिटिटिव मार्केट में हम कैसे हम अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, और जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है, क्वालिटी लीडरशिप है, उसको मेंटेन कैसे करना है, वो सारा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग मेथड में कौन कौन से इसमें यूज किए जाते हैं, कि प्राइसिंग के टाइम पे अ, जो मेन फैक्टर होते हैं उसमें हम सबसे ज्यादा ये भी देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या रहेंगे, एडवर्टाइजिंग तो नहीं करनी पड़ेगी, क्या सेल को इंक्रीज करने के लिए और कोई स्टेप उठाया जाएगा, पैकेजिंग किस टाइप की होगी, क्रेडिट फैसिलिटी हम कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद आता है आपका प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स का मतलब है कि इसको हम प्लेस यूटिलिटी के नाम से भी जानते हैं। यदि मान लो आपकी जियो की सिम में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप क्या करेंगे, सीधा अनिल अंबानी को कॉल नहीं करेंगे, ना ही मुकेश अंबानी को आप कॉल करने वाले। आप क्या करेंगे, नियर बाय या तो जो स्टोर है या फिर जो कस्टमर केयर है उसमें हम कॉल करेंगे। वो कॉल करके हम उनको बताएंगे कि हमारी सिम में ये प्रॉब्लम है, डाटा प्रॉब्लम है या जो भी नेटवर्क की है वो हम करें। सेम ऐसी चीजें हमारे, ये तो एक सर्विस का टाइप था, गुड्स में भी ऐसा ही होता है कि जब मान लो आपको यदि लेज के कुरकुरे या चिप्स जो भी आपको अच्छे लगते हैं, वो जिस फैक्ट्री में प्रिपेयर हो रहे हैं, यदि आपको वो खरीदने पड़ जाए तो आप वहां नहीं जाओगे, आप नियर बाई अपनी रिटेलर की शॉप पे जाओगे, वहां से उसको आप खरीदोगे। उसको कहते हैं प्लेस यूटिलिटी, मीन जहां गुड्स बनी है, जिस जिस प्लेस पे मतलब गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, उसकी बजाय वो हमें अपने आसपास मिल जाती है, तो प्लेस यूटिलिटी। उसमें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोड्यूसर हो सकता है, प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से वो रिटेलर की तरफ जाती है, रिटेलर से कंज्यूमर तक, ये आपका है। उसके बाद फंक्शंस क्या क्या रहेंगे, sorting करते हैं, sorting goods produced from various sources on the basis of size and qualities, mean A grade, B grade। जैसे एप्पल है, एप्पल की अलग अलग क्वालिटीज आई हुई है, अल्फांसो है और है, कई तरह की ऐसी आइटम्स हैं जिन पे है ना मतलब ग्रेड लगा होता है। जो भी हम प्रोडक्ट खरीदेंगे उसको सॉर्ट किया जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स, की प्लेस मिक्स से पहले हम क्या करते हैं कि जो लार्ज स्टॉक है उसको हम मेंटेन करते हैं, जिस जगह से फिर जिस जगह पे उसकी जरूरत होती है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। एलोकेशन,
ब्रेकिंग द बल्क इनटू स्मॉलर लोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद जो हमने गुड्स कलेक्शन की थी, जिसको जहां जितनी जिस एरिया में जरूरत है वहां हम गुड्स को ट्रांसफर कर देते हैं। और एलोकेशन किया जाता है, मतलब जिस एरिया में जितनी ज्यादा जरूरत है गुड्स की, वो हम वहां फॉरवर्ड कर देते हैं। उसके बाद असॉर्टिंग मीन it means stock various related products by middleman to meet the customer requirement fully. Example, a cricketer requirement of bat, ball, gloves, helmet, shoes, dress, etc. can be fulfilled by a single sports goods seller. कि असॉर्टिंग का मतलब क्या है? असॉर्टिंग में हमने किया था कि गुड्स जो है वो हम उनको ग्रेड प्रोवाइड कर रहे हैं। असॉर्टिंग का मतलब मिक्सअप, कि यदि हम एक मार्केट में हम ये बात करें, मान लो कोई वियर शॉप है, या हम उसको कह सकते हैं कि जनरल, मान लो कोई भी किसी भी शॉप का नाम ले लेते हैं हम, जैसे ए टू जेड वैरायटी स्टोर का हम नाम लेते हैं। ए टू जेड वैरायटी स्टोर, और नीचे लिखते हैं डील इन ऑल काइंड्स ऑफ फुटवियर्स। कि ए टू जेड जो वैरायटी स्टोर है उसमें हमने ऑल काइंड्स के जो भी चाहे वो फुटवियर किसी बच्चे का है, बड़े का है, बूढ़े का है, बचपन से लेकर के 55 तक के जितने भी आइटम हैं वो सारे के सारे उस स्टोर पे मिलेंगे। उसके साथ साथ उसने एक चीज और भी शुरू की हुई है कि आप सॉक्स भी खरीद सकते हैं, और भी है बहुत सारी चीजें। यदि आपके पास कोई आपके पुराने शूज हैं तो आप उनको नक्शा करवा सकते हैं, उनको आप अच्छे से दोबारा उनको मॉडिफाई कर सकते हो। और भी कई सारी ऐसी शॉप हैं जहाँ पे मतलब जैसे शॉपिंग मॉल है, स्पोर्ट्स का जो मटेरियल है वो आपको सारा एक जगह पे मिल जाता है, उसको बोलते हैं असॉर्टिंग। उसके बाद है आपका टाइप ऑफ चैनल्स में। टाइप ऑफ चैनल में फर्स्ट आपका जीरो लेवल। जीरो लेवल में प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक की गुड्स पहुंचती है तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट सेलिंग। वन लेवल का मतलब बीच में मिडिल मैन आपका एक है, प्रोड्यूसर डायरेक्ट रिटेलर को गुड्स प्रोवाइड करता है और वो कंज्यूमर को देता है। टू लेवल होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर तक। थ्री लेवल में पहले एजेंट, फिर होलसेलर को, फिर रिटेलर को। डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट चैनल ये मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद वन लेवल, टू लेवल और थ्री लेवल ये आपको खुद करने हैं। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं? प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट हैं उसके लिए कौन किस तरह का चैनल होना चाहिए, कंज्यूमर गुड्स का किस तरह होना चाहिए, वो सारे मायने रखते हैं। अब जैसे मान लो हम एक पेरिशेबल गुड्स की बात करें, जैसे टोमेटो की हम बात करें, यदि हम टोमेटो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से आज हम एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं तो वो हमारे तक पहुंचते पहुंचते खराब हो जाएगा। लेकिन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसका जो चैनल है वो लेंथी हो सकता है, उसमें वन लेवल का भी हो सकता है, वो टू लेवल का भी हो सकता है और थ्री लेवल का भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस तरह का है, उसी के बेस पे हम क्या करते हैं कि मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है उसको हम सेट करेंगे। इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है उनके लिए जो चैनल है वो लेंथी भी हो सकता है और डायरेक्ट भी, दोनों बातें हैं। कंज्यूमर गुड्स में जो मतलब पेरिशेबल ना हो उन गुड्स के लिए शॉर्ट लेंथी हो सकता है, पेरिशेबल के लिए शॉर्ट होना चाहिए, ड्यूरेबल के लिए लॉन्ग लॉन्ग हो सकता है। उसके बाद कंपनी की फीचर्स क्या है कि कंपनी के पास यदि सफिशिएंट फंड है तो वो कंपनी के पास सफिशिएंट फंड है तो वो उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब थ्री लेवल का या टू लेवल का जो भी चैनल है उसको प्रोवाइड कर पाएंगे। और यदि मान लो कंपनी के पास सफिशिएंट फंड नहीं है तो फिर वो ज्यादा लेंथी मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज नहीं करेंगे। उसी तरह कम्पिटिटिव मार्केट से ये फैक्टर आपको खुद करने हैं। उसके बाद
प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स मीन जो आप सेल की बात कर रहे थे अभी, कि जो हमने प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट मिक्स हमने पढ़ लिया है, प्राइस मिक्स हमने पढ़ लिया, प्लेस मिक्स हमने पढ़ लिया। अब बात आती है सेल करने की, कि सेल हमारी इंक्रीज होनी चाहिए। उसके लिए हम एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन और पब्लिसिटी, इनको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ एक बार। एडवर्टाइजिंग का मतलब हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में हम स्पेसिफिक नॉलेज कस्टमर को प्रोवाइड करें। और पर्सनल सेलिंग का मतलब है डोर टू डोर, जब वो पर्सनल सेलिंग में आता है, एजेंट के थ्रू हम कह सकते हैं कस्टमर सीधा। सेल प्रमोशन का मतलब सेल को इंक्रीज करने का कोई भी मेथड हो सकता है, कूपन है या कोई और मेथड है, कूपन है, बैलून टाइप है, प्रदर्शनी है, वो सारे सेल प्रमोशन में। पब्लिसिटी का मतलब कि जैसे डीमोनेटाइजेशन के टाइम में नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि यदि आप किसी को कुछ पेमेंट करना चाहते हो तो आप पेटीएम कर सकते हो। अब पेटीएम कंपनी को इसका फायदा हुआ, क्योंकि फ्री में उसको उसकी एडवर्टीजमेंट होगी, कि जब एडवर्टीजमेंट पर कोई खर्चा ना हो रहा हो, कंपनी का कोई एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, तो उसको आप पब्लिसिटी कहेंगे। तो ये आपके मार्केटर और कस्टमर हैं, ये 4 तरह के स्टेप्स हैं। एडवर्टाइजिंग की पेड फॉर्म हो सकती है, इम्पर्सनल हो सकता है। इम्पर्सनल का मतलब फेस टू फेस होना कंपलसरी नहीं है। आइडेंटिफाई स्पॉन्सर, एडवर्टीजमेंट इज डन बाय स्पॉन्सर, कोई मतलब स्पेसिफिक अच्छे बंदे से उसको स्पॉन्सर किया जाता है। ऐसे नहीं कि हर कोई उठा के उसके बारे में बता दे। जो भी इसमें हीरो हैं या फिर कोई सेलिब्रिटीज हैं, उनको यूज किया जाता है उसमें। मेरिट ऑफ एडवर्टाइजिंग, मास रीच, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन विद हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन से है ये। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसा किया जाता है। लिमिटेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, लेस फोर्सफुल, नो फीडबैक, इनफ्लेक्सिबिलिटी, नो लो इफेक्टिवनेस, कि कई बार एडवर्टीजमेंट ऐसा भी हो जाता है कि वो हमें अच्छा लगे या ना लगे, दोनों बातें हो सकती है। तो ऑब्जेक्शंस जो हैं उसके, ऑब्जेक्शन टू एडवर्टाइजिंग, एड टू कॉस्ट, इससे कॉस्ट इंक्रीज होती है। माउंटेन जो ड्यू है उसको केवल 15 रुपए का, तो 15 रुपए की कॉस्ट आती है, लेकिन जब उसको एडवर्टाइज किया जाता है तो वो रेट हमारे तक 25 रुपये तक पहुंच जाता है। अंडरमाइन सोशल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज जो होती है उनको अंडरमाइन करते हैं। मान लो चाहे टूथपेस्ट की भी ऐड कर रहे हैं या बिस्किट की ऐड कर रहे हैं, तो उसमें कई बार इस तरह के सीन शो किए जाते हैं जो हमारी सोशल वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, हमारी सोशल वैल्यू पे बुरा प्रभाव डालते हैं। कंफ्यूज द बायर्स, कई बार बायर खुद कंफ्यूज हो जाता है कि किस तरह का प्रोडक्ट खरीदे, कि इसमें साल्ट नहीं है क्या, आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है, इस तरह की कई सारी बातें जब आपके सामने आती तो बायर्स कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेटर है। इनकरेज द सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट बिल्कुल घटिया है, जिसकी कोई रिजल्ट भी नहीं है, उसको एडवर्टीजमेंट के थ्रू इतना ऊपर ले आते हैं कि वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकना शुरू हो जाता है और कस्टमर उसको खरीदना शुरू कर देते हैं। सम एडवर्टीजमेंट आर इन बेटेस्ट, फॉर इंस्टेंस woman running after a man because he is using a perfume, toothpaste, etc. कि कई बार एडवर्टीजमेंट इतने गलत होते हैं कि उसमें किसी पर्सन को टूथपेस्ट यूज करते हुए दिखाते हैं और उसमें एक वुमेन उसको फॉलो कर रही है, तो ऐसी जो एडवर्टीजमेंट है वो सोशल वैल्यूज को भी तो डिमोरलाइज करते ही करते हैं, उसके साथ साथ मतलब वो हमारे लिए गलत भी है, और हम ऐसे सीन करने की कोशिश भी करते हैं तो हमें नुकसान हो सकता है। उसके बाद है पर्सनल सेलिंग की हम बात करें। पर्सनल सेलिंग मीन कि फेस टू फेस कॉन्टैक्ट और कन्वर्सेशन बिटवीन सेलर एंड बायर, कि जो बस में यदि आपने देखा होगा कि कंपनी का प्रचार है, प्रसार है, 10 रुपए का आपका प्रोडक्ट, इसके साथ ये फ्री है वो फ्री है, तो इस तरह का एक कई बार क्या है, प्रोड्यूसर अपने एजेंट वो कर देता है, अपॉइंट कर देता है, और वो कस्टमर को सेल करने के लिए बोला जाता है। तो फीचर ऑफ पर्सन सेलिंग में क्या है कि दोनों जो है वो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होगा, डायरेक्ट होगा,
डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप, और ये आप अपने आप कर लेना, इसमें से कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये आपको एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में डिफरेंस, एडवर्टाइजिंग में दोनों का आमने सामने होना जरूरी नहीं है। पर्सनल सेलिंग में पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो एक तरह से, स्टैंडर्डाइज मैसेज इज ट्रांसमिटेड। एडवर्टाइजिंग में स्टैंडर्ड मैसेज दिया जाता है पॉइंट टू पॉइंट, और ये पर्सनल सेलिंग में जो वो क्वेश्चन पूछेगा उसी का उसको जवाब दिया जाएगा। एडवर्टाइजिंग फ्लेक्सिबल नहीं है और पर्सनल सेलिंग ज़्यादा बेनिफिट है बिजनेस के लिए। ये डिफरेंस आपको इसमें कर लेने हैं। उसके बाद सेल प्रमोशन, सेल को इंक्रीज कैसे करना है, कस्टमर मिडिलमैन सेल पर्सन है। और सेल प्रमोशन के मेथड में आपको बता देता हूँ। रिबेट्स, इट इज ए डिडक्शन ऑन द प्राइस टू मेक इट अट्रैक्टिव टू द बायर्स बाय ऑन स्पेशल ओकेशन। जैसे दिवाली पे जो छूट मिलती है उसको रिबेट बोलते हैं। डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट का मतलब जैसे मान लो यदि आप कैश पे कर रहे हो तो आपको 5% कैश डिस्काउंट है। एक्सिस बैंक के कार्ड पे आपको 2% का छूट मिलेगी, वो डिस्काउंट में आता है। रिफंड का मतलब कि आप नेक्स्ट परचेज जब करोगे, नेक्स्ट परचेज में आपको इतना रिफंड मिलेगा, या आप इसको पेटीएम से पे करो तो आपको रिफंड भी मिलेगा। उसके बाद प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, कि आप डिजिटल कैमरा के साथ आपको पेन ड्राइव फ्री मिलेगी, एक कैनन के प्रिंटर के साथ आपको एक कार्टेज फ्री दी जाएगी। क्वांटिटी गिफ्ट मीन, यदि आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी परचेज कर रहे हो, मान लो आप 1 डजन नोटबुक परचेज कर रहे हो तो उसके साथ आपको 2 नोटबुक एक्स्ट्रा फ्री दी जाए। इंस्टेंट ड्रॉ एंड गिफ्ट्स, लकी ड्रा, ये सारे आपने मार्केट में देखे हुए हैं। फाइनेंस है, क्योंकि माना आप उस किसी प्रोडक्ट को आप इंस्टॉलमेंट पे खरीद सकते हो। उसके बाद है आपका पब्लिसिटी। Publicity, it is similar to advertising with the difference that it is a non-paid form of communication. Non-paid का मतलब इसको कम के इसके लिए कुछ कैश पे नहीं करना पड़ेगा। जैसे अभी पीछे मैगी के मसाले में हुआ था, उसमें ये बताया गया था कि मैगी के मसाले में कांच मिला हुआ है, तो उससे वो कई दिन चर्चा में रही। जिस बंदे को नहीं भी पता था कि मैगी खाने पीने की चीज है या नहीं है, उसको भी पता लग गया कि मैगी एक प्रोडक्ट है। उसके बाद मैगी कंपनी ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया, उस प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने से दोबारा से जो मार्केट में आया उसकी पहले से ज्यादा सेल हुई, तो ये एक तरह से पब्लिसिटी का मेथड था। उसके बाद इसमें पब्लिक रिलेशन, प्रेस रिलेशन है, और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आपके इसमें जो चैप्टर हैं वो मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, ये आपके चैप्टर हो चुके हैं। जितना उसके आप इनको कवर कर ले, इनके बिजनेस स्टडी का आपका 80% से ज़्यादा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा इस तरह से। तो मार्केटिंग के साथ साथ जो आपके चैप्टर जुड़े हैं, दोबारा से बता देता हूँ। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और सेल प्रमोशन, ये चारों चैप्टर आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। फिर भी यदि मान लो किसी का कोई पॉइंट रहता है तो मैं आपको बता दूंगा। एक बच्चे का एक इसमें क्वेश्चन भी था कि मैनेजमेंट के रिगार्डिंग की कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन के बारे में आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेशन का जो चैप्टर है उसमें आपको ऊपर ऊपर एक लाइन लिखी हुई मिलेगी, 2+2=5। कोऑर्डिनेशन मेक पॉसिबल 2+2=5। कि मान लो हमारे घर में 5 सदस्य हैं और हमें 5 सदस्यों को मिलके एक पूरे कमरे की सफाई करनी है। उस कमरे की सफाई करने के लिए 5 सदस्यों की जरूरत है, और एक ऐसा सदस्य है जो ये कहता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है। उस केस में जो बाकी के 4 बचते हैं वो पूरी फोर्स के साथ यदि काम करें, एक दूसरे के साथ तालमेल बना के रखे, एक दूसरे से ना झगड़े, जिसको जिस चीज की जरूरत है वो चीज उसको प्रोवाइड करवाई जाए, तो वो उससे क्या होगा कि वो काम पूरा हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। कई बार हमारे घर में भी ऐसा होता है कि हम अ, खाना बना रहे हैं या सब्जी बन रही है, उस टाइम पे मम्मी ने सोचा कि नमक डाल देते हैं, शायद बहू रानी ने नहीं डाला तो उन्होंने उसमें नमक डाल दिया। अब जब दूसरे वाले आते हैं उन्होंने सोचा, भैया आता तो उसने सोचा कि नमक नहीं डाला होगा, चलो आज मैं भी थोड़ा डाल दूं, मेरे को अच्छा तेज नमक पसंद है, उसने भी थोड़ा उसमें डाल दिया। ऐसे कर करके सारे उसमें नमक डाल देते हैं, और जब वो खाने बैठते हैं तो वो बहुत ज्यादा कड़वी।
रीजन क्या था कि सबके एक टारगेट तो था कि सब्जी में नमक होना चाहिए, लेकिन किसी ने किसी के साथ तालमेल नहीं बना के रखा। उस तालमेल ना होने की वजह से काम पूरा नहीं हो पाया। तालमेल होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। कोऑपरेशन सब में है। कोऑपरेशन वहां भी था जब वो नमक डाल रहे थे, सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। लेकिन तालमेल का मतलब क्या है कि एक दूसरे से हमें पूछना होगा कि काम किया जाए या ना किया जाए, whether this task is to be performed, yes or no, whether it is beneficial for you or not. This chapter is well completed with the marketing, advertising, personal sharing, and self promotion. In the next lecture, we will do the consumer protection. Thank you and have a nice day.